हम सेकुलर नहीं हैं, सेकुलर बन करके जीना भी नहीं चाहता हूँ। मैं कट्टर हिंदू बन करके जीना चाहता हूँ। यहाँ हिंदू और मुसलमान का जो संबंध है उसके नए व्याकरण शुरू हुए हैं। हर हिंदू चाहता है ये बात, हर हिंदू के मन में है और हर हिंदू प्रयास भी अब कर रहा है और उसका रिजल्ट भी आ रहा है धीरे धीरे। नेपाल के भी कुछ मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि अभी की जो स्थिति है हो सकता है इससे अच्छा रहा हो जब नेपाल हिंदू राष्ट्र ही रहा था। यह जुलूस नेपाल में है, लेकिन इसके आयोजक भारत के दक्षिणपंथी हिंदू संगठन हैं। इस जुलूस में एक बड़ा पत्थर है जो नेपाल की काली गंडकी नदी से लाया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि इसी पत्थर से अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति बनेगी। इस जुलूस को देवशिला यात्रा नाम दिया गया था। यह यात्रा जनवरी महीने में शुरू हुई थी और महीने के आखिर में भारत पहुंची थी। काठमांडू में नेपाल के मंत्रियों से पूछिए तो वे इस यात्रा को लेकर बेखबर थे। हमको तो मालूम नहीं है, वो तो हम अभी मालूम नहीं, आप बोले हम तब सुने, लेकिन मेरे मालूम नहीं है। बड़े धूमधाम से सब ले गए हैं, हम तो मालूम नहीं है हमको। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में जनकपुर आए थे। पीएम मोदी के जनकपुर आने से पहले और जाने के बाद शहर में कई तरह के परिवर्तन हुए। जनकपुर उप महानगर पालिका के तत्कालीन मेयर लाल किशोर शाह ने शहर की कई दीवारों को भगवा रंग से रंगवा दिया था। जनकपुर उप महानगर पालिका का नाम बदलकर जनकपुर धाम उप महानगर पालिका कर दिया था। नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म तय किया गया जिसका रंग भगवा था। सभी कर्मचारियों के दफ्तर पहुंचने पर जय जनकपुर धाम नाम की एक प्रार्थना गाना होता था। एक प्रकार से हमारा लक्ष्य था कि इसको एक केसरिया नगर के रूप में पहचाना जाए और जनकपुर उप महानगर पालिका पहले था, जनकपुर से जाना, लेकिन इसको हमने पहला निर्णय जब हम निर्वाचित हुए शपथ ग्रहण के बाद पहला बैठक उसमें हमने इसको इसमें जोड़ा, नाम संशोधन हमने किया और जनकपुर में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका हमने किया। लाल किशोर शाह के इन फैसलों से क्या पीएम मोदी खुश हुए थे? क्या उनकी बात पीएम मोदी से हुई थी? एयरपोर्ट पर हम लोगों ने उनको विदा कर दिया, फिर रुक करके वो हमको कहे मेयर साहब आपने तो एक तरह का रंग दे रखा है जनकपुर में, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये काफ़ी अच्छा है। कई लोग मानते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल में भी हिंदुत्व की राजनीति और आरएसएस, बीएचपी जैसे संगठनों की जड़ें मजबूत हुई हैं। इसका असर नेपाल के समाज और राजनीति पर भी सीधा पड़ा है। यहाँ हिंदू और मुसलमान का जो संबंध है उसके नए व्याकरण शुरू हुए हैं, लेकिन एक पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी, उसके आला कमान है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली जी। वो पशुपति में जाकर सोना चढ़ाते हैं, वो राम की बात करते हैं, ठोरी में राम हो गए। तो जब कम्युनिस्ट घटक में सम्मोहन है एक हिंदुत्व के भावना को जो जनता में प्रभावित हो रहा है, संक्रमित हुआ है, उसको पूंजीकृत करने की, तो बाकी जो विश्व हिंदू परिषद या हिंदू स्वयं सेवक संघ जो हैं उसके नेपाल में शाखा होना आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ विश्व हिंदू परिषद है, यहाँ हिंदू स्वयं सेवक संघ है जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सहधर्मी संस्था है। अगर मोदी जी वास्तविक में अगर 2014 में नहीं आते तो इस जगह ईसाईकरण हो जाता या नहीं तो गजबा हिंद हो जाता। क्या है, हिंदू तो हर समय सेकुलर होते होते भाईचारा के नाता रिश्ता रखते रखते सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन मोदी जी को शुक्रगुजार हूँ कि मोदी जी आए, हम लोगों को हिंदुत्व का परिभाषा बताए, हर चीज़ बताए, संरक्षण की। अगर वो नहीं आते तो संरक्षण हम लोग वास्तविक में नहीं होते। सितंबर 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान लागू किया था। इस संविधान में घोषणा की गई थी कि नेपाल हिंदू राष्ट्र अब नहीं रहेगा। नेपाल संवैधानिक रूप से सेक्युलर स्टेट बन गया था। नेपाल में ऐसी घोषणा तब हुई थी जब भारत में हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार थी। नेपाल में 6% मुसलमान हैं। नेपाल के मुसलमानों के लिए हिंदू राष्ट्र खत्म होना कैसा रहा?
हम लोग बहुत अच्छी तरह का सेफ तरीक़ा से ही थे। कोई भी ऐसा किस्म से रिलीजन के अकॉर्डिंग तो कोई बातें नहीं करता था। हिंदू राष्ट्र होते हुए भी कोई भी नहीं बात करता, या हिंदू या मुस्लिम कोई लोग भी बात नहीं करते थे। लेकिन अभी जब हिंदू राष्ट्र यानी ख़त्म हो गया तो हम बोले ना कि उस वक्त भी हम लोग को वैसा किस्म से एक होता है ना कि लॉस है और इस वक्त वो फ़ायदा नहीं है। यहाँ के एक मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में जिनका नाम था लाल बाबू राउत। उनके पिताजी का नाम था दशरथ राउत, माता का नाम था राधा राउत। मैं एक कहूँ तो आप कहेंगे हिंदू परिवार है, वो मुस्लिम थे। लेकिन नाम के आगे ना मोहम्मद है, ना अंसारी है, न शेख है, सिर्फ लाल बाबू राउत है। उनके घर में भी छठ की जाती थी, दिवाली मनाई जाती थी। लेकिन उनको लगा कि हम मुस्लिम आइडेंटिटी से हमको राज्य में सुरक्षा होगा, राज्य में हमारा प्रतिनिधित्व होगा, वो अपने मुस्लिम आइडेंटिटी को स्वीकार किए हुए हैं। आप मुस्लिम लोगों का सोशल मीडिया में सर देखिए कि किस तरह से ओवैसी के भाषणों को रखते हैं, किस तरह के नाइक का बात रखते हैं, वो लोग शेयर करते हैं। नेपाल के मुसलमानों को लगता है कि भारत में कुछ भी धार्मिक विवाद होता है तो उसका सीधा असर नेपाल में भी पड़ता है। हमारे अगर मुसलमान भाई के कोई अगर दबाव देता है या कोई बेकारण उसको मारता है, कत्ल करता है, तो हम लोग को थोड़ा असर करता है। जो हम लोग नेपाल में वैसा नहीं होता है, चाहे और भी देश में नहीं होता है, मगर हिंदुस्तान में ज़्यादा ही मुसलमान के ऊपर आतंक कर रहे हैं लोग। नेपाल के मुसलमानों को लगता है कि हिंदू राष्ट्र उनकी सुरक्षा के लिए ज़्यादा ठीक था। लोकतंत्र आने के बाद से वे खुद को ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? राजाओं को क्या होता है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे करके उसमें अपनी वैधानिकता ढूंढते हैं। प्रजातंत्र में बहुसंख्यकवाद लागू हो जाता है, तो इसकी वजह से जिसका मत का भार ज़्यादा है उसको ज़्यादा महत्व मिलने लगता है। तो इसी वजह से नेपाल के भी कुछ मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि अभी की जो स्थिति है हो सकता है इससे अच्छा रहा हो जब नेपाल हिंदू राष्ट्र ही रहा था। नेपाल में आरएसएस हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम से काम करता है। पांचजन्य की तरह यहाँ भी हिमाल दृष्टि पत्रिका निकलती है। पशुपति शिक्षा मंदिर हमारा यहाँ बीरगंज में है, परवानीपुर में है, और जगह जगह पर पशुपति शिक्षा मंदिर है। भारत में शिशु मंदिर का नाम से चलता है, तो यहाँ पशुपति शिक्षा मंदिर का नाम से चलता है। हिंदू स्वयंसेवक संघ के जनकपुर संभाग के कार्यवाह रंजीत शाह बीरगंज स्थित अपने कार्यालय में हैं। उनकी कुर्सी के ठीक पीछे आरएसएस के दिग्गजों की तस्वीरें हैं। आप प्रेरणा इनसे लेते हैं, डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी से और गुरु गोलवलकर जी से। मतलब प्रेरणा के स्रोत आपके भी यही हैं। अब हमारे संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ। आप स्वयंसेवक हैं या किसी पद पे हैं? हाँ, संघ का मेरा दायित्व भी है, लेकिन मैं हर दायित्वधारी संघ का कार्यकर्ता ही होता है, स्वयंसेवक ही होता है। आप चाहते हैं कि पहले जो नेपाल आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र था उसको फिर से रिवाइव करना चाहते हैं आप लोग? हर हिंदू चाहता है ये बात, हर हिंदू के मन में है, और हर हिंदू प्रयास भी अब कर रहा है, और उसका रिजल्ट भी आ रहा है धीरे धीरे। आपको लगता है कि भविष्य में? हाँ, एकदम एकदम होगा। तो इसमें अड़चन क्या है? अड़चन कुछ वही राजनीतिक व्यक्ति लोग जो है, जो हमारे समाज का ही लोग है। तो अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है तो उससे क्या हासिल होगा? जैसे पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है तो उसको क्या हासिल है? हम लोग तो समझ रहे हैं कि वहाँ पे तबाही हो रही है, हासिल क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया है और देश में जो भी ईसाई कंट्री है तो उसको क्या मिल रहा है? रंजीत शाह को लगता है कि नेपाल में मुसलमानों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और मुसलमान नेपाल में पहाड़ियों और मधेसियों को आपस में लड़ा रहे हैं। मुस्लिम समाज का लोग यहाँ पर पहले बहुत कम था, और अभी इससे करीब 10 साल के अंदर में करीब 400% से बढ़ के पूरा बॉर्डर, भारत और नेपाल के बॉर्डर इलाका में उतना जनसंख्या बढ़ा है लोग। जो हमारे नेपाल में बहुसंख्यक हिंदू समाज थे, तो हिंदू समाज में बहुसंख्यक पहाड़ी और मधेसी दो समुदाय थे। तो पहाड़ी और मधेसी को योजनाबद्ध तरीका से लड़ाया गया यहाँ पर, और उस लड़ाई करवा के उसका फ़ायदा जो है वो एकदम 100% ये इस्लामिक लोग जो है, इस्लाम मानने वाले लोग जो है वो उठाया इसका फायदा। नेपाल में आरएसएस और हिंदुत्व की राजनीति मजबूत हुई तो इसका असर क्या होगा? लेकिन अब ये पॉलिटिकल रूप में अगर ये मिक्स हो गया तब थोड़ा सा स्थिति खराब हो जाएगी। इससे क्या होगा कि अगर हिंदू फंडामेंटलिज्म बढ़ा वहाँ पर तो इस्लामिक भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ करीब करीब 6% मुस्लिम आबादी है, और 6% का मतलब करीब 18 लाख होता है, कम नहीं है। और उनका 98% तराई में है, और वो भारत से जुड़ा हुआ एरिया है। तो इससे कुछ भारत को भी और नेपाल की भी सुरक्षा पर कुछ समस्या हो सकती है बाहर।
भारत में जो भी पार्टी सरकार में रहती है उसे नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियां नाराज नहीं करना चाहती हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से 5 बार नेपाल जा चुके हैं। मोदी हर दौरे में किसी न किसी हिंदू मंदिर जरूर गए। कहने के लिए तो नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने अपनी विचारधारा से कई तरह के समझौते किए हैं। पहले नेपाल के राजा आरएसएस के करीबी थे और अब नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों को भी आरएसएस से परहेज नहीं है। नेपाल में पंचायती व्यवस्था के प्रधानमंत्री तुलसी गिरी आरएसएस के ही सदस्य थे। कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र का आइडिया उन्होंने ही दिया था। माननीय गृहमंत्री जी जखन राष्ट्रीय अध्यक्ष छिलेन त्रिपुरा स्टेट गेस्ट हाउस बोले, अध्यक्ष जी बहुत स्टेट हमारे पास अच्छा हो गया। अरे काहे अच्छा हो गया, अभी श्रीलंका बाकी है नेपाल बाकी है। मैंने उस आदमी को बोलता है ये तो क्या ना जिसदा बोलता है ये तो हो गया देश का, तो वो तो कर ही लेंगे। श्रीलंका है, नेपाल है, वहां भी तो पार्टी के लेके जाना, वहां भी जीतना है।